आजमगढ़ की हार के साथ तो बदायूं दोनों ही हारों के साथ मैंने एक बात कही थी कि मैं चुनाव हारा हूं, मैं हिम्मत नहीं हारा हूं। आप उस समय की वीडियो उठा लीजिए हमारी, जो मैंने स्पीच दी थी। चुनाव हारने के बाद अनमुनन लोग मुंह छुपा के या इमोशनल में या घबरा के या निराश होकर घर में बैठते। मैं तो उसी दिन मैंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, मैंने कहा मैं चुनाव हारा हूं, हिम्मत नहीं हारा हूं। लेकिन दो लोग जिन्होंने आपको 2 चुनाव हराए, संघमित्रा मौर्य और दिनेश लाल निरहुआ, दोनों में से कौन ऐसा अपोनेंट था जो सचमुच आपके लिए टफ था? कोई अपोनेंट नहीं था। नेताजी ने कहा था कि इटावा अगर दिल है तो आजमगढ़। तो ये बताइए, आपके लिए बदायूं आपका दिल है या फिर आजमगढ़ आपका दिल है? कौन आपको ज्यादा पसंद है, कौन आपके दिल के ज्यादा करीब? देखिए, ये सारे गण, सारे क्षेत्र सद्य नेताजी के गण इलाके रहे इसको, और नेताजी की ही अमानतें रही। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे मैनपुरी से भी लड़ने का मौका दिया नेताजी ने, और उस 14वीं लोकसभा का मैं सबसे यंगेस्ट एमपी था। ये मौका भी और सौभाग्य नेताजी के आशीर्वाद से और मैनपुरी की जनता के आशीर्वाद से मुझे मिला। सद्य नेताजी को मैनपुरी लड़ना था 9 के चुनाव में, उन्होंने मुझे बदायूं भेजा। आरडी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फैसला लिया कि आजमगढ़ जाना है, और मैं समझता हूँ मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अलग अलग इलाकों के क्षेत्र के लोगों के बीच, उनके बीच रह के उनको समझने का, सीखने का, सेवा करने का मौका मिला है। ये मेरी खुशनसीबी है, मेरा सौभाग्य है, और ये हमारे सद्य नेताजी का और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का आशीर्वाद है, और इन क्षेत्रों की जनता का आशीर्वाद है। क्योंकि जहां जहां भी मुझे लड़ने का मौका मिला, वहां की जनता ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया, भरपूर आशीर्वाद दिया। और जिस जिस क्षेत्र मुझे रहने का मौका मिला, मैनपुरी में मुझे मौका मिला, सद्य नेताजी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मैनपुरी की जनता के बीच जाके देख सकते हैं आप, जो भी संभव हो सकता था, छोटे से कार्यकाल था उस समय सरकार का, जो कर सकते थे किया। जब मैं बदायूं से एमपी था, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, और उनकी शपथ से लेके उनके कार्यकाल के आखिरी दिन तक जो मैं बेहतर कर सकता था बदायूं की तरक्की के लिए, वो मैं करके दिखा के आया हूं। आपका पहला प्यार क्या है, बदायूं है या आजमगढ़ है आपका? देखिए, सवाल ये नहीं कि मेरा पहला प्यार क्या है, बदायूं है, आजमगढ़ है, और ये कोई व्यक्तिगत लाइकिंग डिसलाइकिंग भी नहीं हो सकती। ये पार्टी का फैसला है, पार्टी का फैसला। यहाँ लड़ना है तो लड़ना है, तो यहाँ नहीं लड़ना है वहां लड़ना है, और नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ना है। ये पार्टी का फैसला है। फैसले आप ही के लिए क्यों होता है? भाई मैनपुरी आप लड़ रहे हो, जीते, ठीक है, अब आप मैनपुरी से बदायूं चले जाओ। बदायूं में आप लड़ रहे हो, बदायूं में आपने अपनी जगह बना ली, अब आप आजमगढ़ चले जाओ। बहुत सारे लोगों के लिए फैसले हुए। कल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चर्चा कर रहे थे, देवरिया से लड़े हुए और गोरखपुर के रहने वाले रामवाल जी हमारे सुल्तानपुर के एमपी हैं, बांदा के रहने वाले आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हमारे जौनपुर से एमपी हैं। ऐसा नहीं है, पार्टी फैसले लेती है, पार्टी समझते है जो बेहतर फैसला ले। ये अधिकार पार्टी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, और उस क्षेत्र की जनभावनाओं का है। लेकिन इसमें कैंडिडेट की लाइकिंग और डिसलाइकिंग नहीं होती है। लेकिन आपके बारे में ये लगातार कहा जाता रहा, हम लोग भी देखते रहे कि आप बदायूं को हमेशा प्रेफर करते रहे। मैं बदायूं से लड़ूंगा, मैं बदायूं से लड़ूंगा। ठीक है, आपने अपनी पार्टी के आला कमान की बात मानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात मानी, आप गए लड़ने, लेकिन आपका मन तो था कि आप बदायूं ही लड़ें। देखिए, जो आपका कार्य क्षेत्र रहा है, स्वाभाविक है आपको परीक्षा वहीं देनी चाहिए। अगर मैं बदायूं रहने के बाद मैं कहता कि मैं बदायूं नहीं लड़ूंगा, इसका मतलब मैंने बदायूं के लोगों की अच्छी सेवा नहीं की थी। इसलिए इन बातों को, ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है, और मैं जहां मुझे मौका दिया पार्टी ने, मैंने कोशिश की कि अपनी संपूर्ण क्षमता लगा के जो बेहतर से बेहतर सेवा हो सकती हो वो करें। चूंकि आजमगढ़ में अभी कार्यकाल कम मिला है, अभी शुरुआत हुई है, 1 साल है और विपक्ष का दौर है, तो अभी आजमगढ़ के लोगों की तरक्की के लिए तो उतना नहीं कुछ कर सके। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ, एक सांसद के तौर पर आजमगढ़ के लोगों ने जो उम्मीद हमसे लगाई होगी, वो संसद के माध्यम से मैंने ज़रूर कोशिश की, और संसद में हर मौके पर, और केवल आजमगढ़, मैनपुरी, बदायूं का ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के सवालों पर आप देखिए ना, किन किन मुद्दों को, जिन मुद्दों को लेकर हम लोग चुनाव लड़े थे, जो हमारी पार्टी घोषणा पत्र थे, जो उत्तर प्रदेश और देश के जनमानस के मुद्दे थे, आप सवाल इस पर करिए कि इन मुद्दों पर
अपना कर्तव्य निभाने में, जिम्मेदारी ड्यूटी करने में, पूरा करने में कोई कसर रखी हो तो आप सवाल आपका बनता हो। नहीं, मैं जायज सवाल सवाल तो खैर करूंगा, लेकिन अभी मैं जो आपसे पूछ रहा हूं, अब जो जानकारी निकल करके आ रही थी कि भाई शिवपाल जी चाहते थे कि वो लड़ें, या वो उनके बेटे आदित्य लड़ें आजमगढ़ से, ये सवाल, और आप ये सवाल लड़े, गलत और जा आप रहा है। लड़े, और आप चाहते थे कि हम लड़ें बदायूं से। आप गलत रास्ते राष्ट्रीय जा रहे हैं। अध्यक्ष जी ने आपको नहीं वहां भेज दिया, मैं कह रहा हूं वहां ये कर पार्टी दिया। के राष्ट्रीय, मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूं अपने को। आजमगढ़ की मामूली सरजमी नहीं है, आप मामूली सरजमी है। स्वर्गीय राम बच्चन जी की वो सरजमी है, स्वर्गीय विश्राम राय साहब की वो सरजमी है, स्वर्गीय इज्जत जी की वो सरजमी, स्वर्गीय रामनेश जी की सरजमी, स्वर्गीय चंजीत जी की सरजमी, आदरणीय बलराम यादव जी की सरजमी, नेताजी के दिलों की वो धड़कन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दूसरा घर है। तो मैं ही नहीं, मैंने आजमगढ़ के बाई इलेक्शन में भी कहा था इस बात को कि आजमगढ़ से चुनाव किसी भी समाजवादी कार्यकर्ता के लिए सौभाग्य का विषय हो सकता है कि आजमगढ़ जैसे शानदार इतिहास, और शानदार इतिहास ही नहीं, शानदार वर्तमान और शानदार भविष्य तक जैसे क्षेत्र में किसी को भी मौका मिलेगा, मैं समझता हूं किसी भी समाजवादी के लिए बहुत बड़ी बात है वो। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे इस काबिल समझा, मैं समझता हूं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस लायक समझा उन्होंने, इतनी बड़ी ऐतिहासिक सीट पर जहां से वो स्वयं एमपी रहे, सदी नेताजी रहे, स्वर्गीय चंजीत जी रहे, स्वर्गीय रामनेश जी रहे, क्रांतिकारी हमारे सांसद रहे रमाकांत जी रहे, ऐसी सीट पर, ऐसे पदवी पर मुझे बैठा दिया, छोटे से कार्यकर्ता को। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय। तो आप वहीं रहना चाहेंगे या वापस? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है, फिर मेरे ये आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला रहेगा। सवाल ये है कि मेरे को जो ड्यूटी मिली है मैं पूरी कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, अपनी संपूर्ण क्षमता से कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। ये जिम्मेदारी मेरी बनती है कि जो भी मेरे अंदर विवेक है, ज्ञान है, बुद्धि है, अनुभव है या क्षमताएं, उस संपूर्ण क्षमता के साथ जिस भी क्षेत्र की जिम्मेदारी मिले उसको पूरा ईमानदारी से कर रहे कि नहीं कर रहे, ये मेरे ऊपर बनता है सवाल। बाकी कौन कहां से लड़ेगा या नहीं लड़ेगा या दो लड़ेगा एकदम घर बैठेगा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला और पार्टी का फैसला है। आप बैक टू बैक 2 बार चुनाव हार गए, आप हार गए बदायूं भी, आप हार गए आजमगढ़ भी। क्या बीती थी आप पर? कतई कुछ नहीं बीती, कतई नहीं बीती। हम लोग समाजवादी लोग संघर्ष के आदी रहे हैं, समाजवादी कभी घबराए नहीं। और मैंने आजमगढ़ की हार के साथ तो बदायूं दोनों ही हारों के साथ मैंने एक बात कही थी कि मैं चुनाव हारा हूं, मैं हिम्मत नहीं हारा हूं। आप उस समय की वीडियो उठा लीजिए हमारे, जो मैंने स्पीच दी थी। चुनाव हारने के बाद अनमुनन लोग मुंह छुपा के या इमोशनल में या घबरा के या निराश होकर घर में बैठते। मैं तो उसी दिन मैंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, मैंने कहा मैं चुनाव हारा हूं, हिम्मत नहीं हारा हूं, निराश होने की जरूरत नहीं है। हम सबको एक ऐसी मेहनत करनी है कि आने वाला समय आदरणीय अखिलेश यादव जी का हो। और मुझे फक्र के साथ कह सकता हूं कि साथियों ने मेहनत की, पार्टी के लोगों ने मेहनत की, नेताओं ने मेहनत की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का फार्मूला चलाया और आज वो ताकत बन के समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के पैमाने पर आई और उत्तर प्रदेश की ताकत पर देश की तीसरी बड़ी ताकत बन के खड़ी हो गई है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कुशल रणनीति, पार्टी के लोगों की मेहनत और सामने पड़ रहा हूं। लेकिन इन हारों से कोई निराश हो तो मैं उसको राय दूंगा कि वो राजनीति न करे। चलिए, आप राजनीति में हार जीत चलती है। चलिए, आप हार से निराश नहीं हुए, लेकिन 2 लोग जिन्होंने आपको 2 चुनाव हराए, संघमित्रा मौर्य और दिनेश लाल निरहुआ, दोनों में से कौन ऐसा ओपोनेंट था जो सचमुच आपके लिए टफ था? कोई अपोनेंट नहीं था। मैं फिर आपसे तो कह फिर रहा हूं, सियासी बात हो नहीं गई, सियासी नहीं कह राजनीतिक रहा बात हूं, हो मैं सियासी नहीं कह रहा हूं, मैं सीरियस कह रहा हूं। और मैं जब आपके बीच बैठा हूं तो सियासत के लिए केवल नहीं बैठा हूं, मैं सीरियस कह रहा हूं। दोनों चुनाव शुद्ध बेईमानी से हराए गए और बदायूं के चुनाव की हार के साथ मैंने डेटा दे दिए थे। आप बदायूं के जो आपके करस्पॉन्डेंट उनसे पूछिएगा, मैं काउंटिंग से जब निकला था मैंने डेटा दे दिए थे। काउंटिंग के अंदर रहते रहते मैंने 8,500 वोटों की बेईमानी मीडिया के सामने रख दी थी, जिसका जवाब वहां के प्रशासन ने, वहां के विपक्ष के लोगों ने आज तक नहीं दिया। और मैं तो इलेक्शन पिटीशन में जा रहा था और मुझे पूरा विश्वास था और मैं गया था न्यायालय के रास्ते से निश्चित तौर पे बदायूं का इलेक्शन दोबारा होता और निश्चित तौर पे बदायूं का इलेक्शन रद्द भी होता। ऐसे डॉक्यूमेंट और ऐसे सबूत
हमने माननीय न्यायालय के सामने रखे थे। लेकिन ये आरोप तो आप पर भी लगता रहा है। मैनपुरी के चुनाव में जब चुनाव के रिजल्ट आए तो कई बूथों से जो मतदाता हैं उससे ज्यादा वोट निकले और कई जगह वहां पर रीपोलिंग करानी पड़ी। नहीं, वहां पूरा इलेक्शन काउंटरमांड किया गया किया गया था और तीनों पार्टियों ने मिलकर उस समय चुनाव लड़ा था। नहीं, यही 2000 नहीं, उसके बाद मैनपुरी के चुनाव में उस समय की ये बात है 2004 की, आज से लगभग 21 साल पहले की बात है। उस समय के चुनाव में वोट कम होते थे, कम पड़ते थे वोट, और संख्या भी वोटों की उतनी नहीं होती। उस चुनाव में भी पोल्ड वोट का 60% वोट हमें मिला था और 3 बार चुनाव हुआ था। इलेक्शन हुआ, कुछ बूथों पे बाद में रिपोल किया गया, फिर पूरा इलेक्शन काउंटरमांड किया गया। और काउंटरमांड जब इलेक्शन किया गया तो उस समय की टोटल सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल एम्प्लॉइज, आरोप क्या थे? वो गलत आरोप थे। और अगर हमारा रिजल्ट गलत रहा होता तो उस चुनाव में मुझे 1,80,000 वोटों से मैनपुरी की जनता ने जिता के भेजा था। उस चुनाव में जब मैंने कहा कि वोट भी कम पड़ते थे और पोल वोट का 60% वोट उस समय मुझे मिला था। और उस समय की बात छोड़िए, एक चुनाव की 1977 से लेके आज तक जितने भी चुनाव हुए मैनपुरी में, सारे चुनाव में आदरणीय नेताजी और समाजवादियों को मैनपुरी की जनता ने जिताया है। एक अपवाद था 84 में इंदिरा जी की लहर का चुनाव, उसमें भी बेईमानी दूसरे तरीके की, तो मैं नहीं जाता उस पर। लेकिन उसके अलावा लगातार 77 से आज जोड़ लिए कितने पार्लियामेंट चुनाव हुए, उसके अलावा 3 बाई इलेक्शन हुए, सारे चुनाव समाजवादी पार्टी वहां जीती है। लेकिन निरहुआ के साथ आपका चुनाव कितना टफ था? कोई टफ नहीं था। क्यों हारे? कोई टफ चुनाव नहीं। तो हार कैसे गए? हार गए मैंने बताया, उस समय थोड़ा सा वोट का बंटवारा हो गया था। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी जिक्र किया, जमाली साहब अलग हो गए थे, सपा बसपा के वोटों का थोड़ा बंटवारा हुआ, तो मामूली अंतर से 8,500 वोट मेरे हिसाब से, जो मेरे काउंटिंग एजेंट्स ने मुझे दिया था डेटा, उस हिसाब से 4,500 वोटों से, और जो इलेक्शन कमीशन ने डेटा दिया उस हिसाब 8,500 वोटों से हम हारे हैं उस चुनाव को। और उस चुनाव की हार के दिन से ही आजमगढ़ के लोगों के दिल में कसक थी, ये सीट कैसे हार गए और क्यों हार गए, कहां गलती हो गई। उस दिन की हार से ही अगले चुनाव की जीत की लोगों ने बुनियाद रख दी थी। और उस हार को जब मैं चुनाव लड़ने गया 24 का, मैंने कहा ठीक है, एक एक्सीडेंटल जीत हो गई उनकी, और वो एक्सीडेंटल ही जीत थी। कहां वो 8,500 से जीते थे, मेरे हिसाब 4,500, इलेक्शन कमीशन के हिसाब 8,500, और कहां उन्होंने फिर वापस आजमगढ़ के लोगों ने 1,61,000 से मुझे जिताया और 1,61,000 से उन्हें हराया। तो आप समझ सकते हो कि आजमगढ़ के लोगों में उस हार को लेकर लोग नहीं समझ पा रहे थे कि कैसे हार गए। और मुझे खुशी है कि जमाली साहब जो उस समय बसपा के उम्मीदवार थे, एक बड़ा स्कोर किया था उन्होंने, वो पार्टी में आए, समर्थन मिला।